गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन काफ़ी दिनों के बाद में और क्लासेस शुरू कर रहे हैं कंपटीशन के लिहाज से। और आज जो हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि जब सिलेबस के अंदर बात मैथमेटिक्स की होगी तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ आज क्षेत्रमिति एंड मेंसुरेशन की। और जब भी मैथमेटिक्स का सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है तो मेंसुरेशन जो है वो उसमें ज़रूर होती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन को हम काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और काफ़ी डीपली इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ईजी भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं। और काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, काफ़ी टाइम इसमें लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम लगे लेकिन इसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे और बहुत ही एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे, ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें से आए तो कोई छूटे नहीं, कोई गलत नहीं हो। तो देखिए क्षेत्रमिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये देखें। तो देखो मेंसुरेशन में हमारे पास से दो प्रकार के शेप्स होंगी, एक तो द्विविमीय होंगी और एक त्रिविमीय। द्विविमीय का मतलब ये है कि देखो जिन स्टूडेंट्स का अगर बैकग्राउंड साइंस का है तो वो तो इजीली समझ जाएंगे इन चीज़ों को, और जो केवल 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है और उसके बाद में उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया तो वह उन बच्चों के सामने थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा एकदम से मतलब जीरो से पढ़ाने की, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले। देखो हमारे पास से इसमें हम दो प्रकार की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, एक तो त्रिविमीय और एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। द्विविमीय का मतलब ये होता है कि जो आकृतियाँ जो केवल बोर्ड के ऊपर या कि समतल के ऊपर केवल उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी उनका स्पेस में कोई अस्तित्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैंने ये कोई भी एक आकृति बना दी बोर्ड के ऊपर, तो ये द्विविमीय है, ठीक है। और यही बात अगर मैं करता, जैसे मान लो कि बॉल की बात करता, फुटबॉल की बात करूँ, तो जो फुटबॉल है वो त्रिविमीय आकृति है। ये फुटबॉल दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये मतलब गोला होगा, लेकिन गोला नहीं है। ये मतलब मैंने एक सर्किल बनाया है, एक वर्त बनाया है, जो केवल एक बोर्ड के ऊपर एक आकृति डिजाइन हुई है, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है जिस पे से। तो द्विविमीय आकृतियाँ जो होती हैं वो केवल समतल के ऊपर बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, तो ये जो बोर्ड है ये हम कहें कि ये आयताकार बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड का जो फेस है ना, ये जो सामने में दिखाई दे रहा है, यही आयताकार है। अगर हम बात करें इस पूरे बोर्ड की बात करें तो इसकी लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, इसकी मोटाई भी होगी, तो उस समय ये फिर बोर्ड जो वो आयतन रह के किस में चेंज हो जाएगा, नाम में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका जो फेस है ये हमारे जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो आयत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि द्विविमीय आकृतियाँ कौन सी होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमने सभी ने सिक्का देखा है। सिक्का एक सिक्का है, और हम बच्चों से जब मैं पूछता, कई बार पूछता तो उनसे जवाब मिलता कि मैंने कहता कि बताओ कोई वर्त का उदाहरण दो, तो बच्चा सबसे पहले जो बच्चे बोलते वो बोलते कि सिक्का। अब बात ये है कि सिक्का अगर हम देखें तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन करता कि सिक्का है, चलो कोई नहीं, सिक्का आपका वर्त हो गया, तो आप मुझे बताओ कि कोई एक बेलन का उदाहरण बताओ। तो बेलन के लिए बच्चे बोलते कि कोई भी जैसे कोई पाइप बता दिया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पाइप जैसे मान लो कि ठोस पाइप ले लिया हमने और एक सिक्का ले लिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर। अब तो उन बच्चे कहते कि जो बेलन है उसमें लंबाई भी होगी उसकी, और उसकी मोटाई भी होगी, और उसकी चौड़ाई यानी त्रिज्या भी होगी। तो फिर ये चीज़ें तो सिक्के में भी होती हैं कि सिक्के के अंदर भी क्या होता है, और उसकी मतलब ऊंचाई भी होती है और उसकी त्रिज्या भी होती है। तो फिर वो इसमें पाइप में इसमें अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो क्लियर करनी ज़रूरी है कि वर्त जो होता है वो केवल मैंने बता दिया कि केवल बोर्ड के ऊपर उसकी आकृति डिजाइन की जाएगी, उसको मतलब बनाया जाएगा, ठीक है, बाकी उसका स्पेस में कोई वजूद नहीं है। तो सिक्का जो है उस सिक्के का एक फलक जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, वही वर्त है, न कि पूरा सिक्का वर्त है। पूरे सिक्के की हम बात करें तो वो बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि द्विविमीय के अंदर जिनमें दो ही विमा काम मिली जाएंगी, जैसे लंबाई चौड़ाई हो जाए, ठीक है। जैसे एक अपने पास बोर्ड है तो इसमें लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो इसमें केवल दो ही बीमा काम में आ रही हैं। जो चीज़ें हमें दिख रहा है उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो लंबाई होगी और एक इसकी चौड़ाई होगी, तो ये आपका आयत हो गया,
ठीक है। इसी प्रकार से जैसे सिक्के की बात करें तो सिक्का हमें जो सामने से दिखाई देता है, उस सिक्के के अंदर क्या है, उस सिक्के का हमें केवल फलक दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका फेस दिखाई दे रहा है, तो वो भी द्विविमीय हो गया। लेकिन जब बात होगी तीन चीज़ों की, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसकी मोटाई भी होगी या ऊंचाई भी हो जाएगी, तो उस समय त्रिविमीय आकृति बन जाएंगी। तो द्विविमीय आकृति में कौन कौन सी आकृति आएंगी जो हम अच्छी तरह जानते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज। चतुर्भुज यानी 3 भुजाओं से बंधा आकृति त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज हो जाएगी, और 4 से ज़्यादा के लिए हम पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज इस प्रकार से नाम देते हैं। लेकिन मैं इन सभी को एक साथ बोल देता हूँ बहुभुज, क्योंकि इनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर एक वर्त हो गया, ठीक है। फिर चतुर्भुज जो है इसको हम और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज में 5 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर आता है त्रिविमीय, ज़्यादा क्वेश्चन जो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है अपने को, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें इनको जब सोल्व करते हैं तो इनमें से जो पीछे वाले सारा जो ज्ञान हमारा वो चेक कर लिया जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन हल होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इनमें से आते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से ऐसे उलझा करके प्रश्न पूछते हैं कि ये पीछे का सारा ज्ञान हमारे ध्यान में होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो पाते हैं। तो हम स्टार्टिंग बिल्कुल इनसे करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। चीज़ें जो 3D के जो बारे में है वो हम अंतिम क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट की क्लास में पढ़ेंगे। पहले शुरू से यहाँ शुरू करेंगे। 3D के अंदर क्या होगा? घन, घनाभ, घन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बॉक्स होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। घनाभ हमारा एक अच्छा जाना पहचान उदाहरण है अपना कमरा या संदूक कह सकते हैं। गोला फुटबॉल है, और बेलन एक ये मार्कर है, ये बेलन है। और शंकु, शंकु के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके जोकर की एक टोपी वो कह सकते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर भी हमें अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आजकल पूछने लग गए हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम 2D जो अपने पास आकृतियाँ होंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चतुर्भुज से, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन त्रिभुज जो कि हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम जब छोटी क्लास से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आयत वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम आयत और वर्ग के बारे में ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयत के बारे में। तो नंबर 1 आयत, पहले हम इस चतुर्भुज को पढ़ेंगे और चतुर्भुज के बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, आयत, आयत क्या चीज़ है, यानी इसको इस पर इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। आयत क्या है? आयत में पहले तो यह है कि इसकी ज्योमेट्री वो हमें दिमाग में बैठानी अच्छे से। जब इनकी ज्योमेट्री बैठ जाएगी तो फिर इनके क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। देखो, आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई और आमने सामने भुजा समान हो। ये कोई एक आकृति है A, B, C और D, और इसमें आमने सामने भुजा, ये भुजा AB और CD बराबर है, और AD और BC बराबर है। ये भुजा जिसके सामने होगी तो ये आमने सामने भुजा जो हो बराबर हो, और ये बराबर हो, ठीक है। और इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और वो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाकी बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी लंबाई, ये जो बड़ी भुजा होती है इसको अपना L से लिखते हैं लंबाई, और इसको चौड़ाई से लिख देते हैं, यानी ये इसकी चौड़ाई होगी, इसको लिखेंगे हम B से, ठीक है। तो एक यहाँ पर है, 2 नाम और आएंगे, परिमाप पेरीमीटर और एरिया यानी क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया, ये 2 चीज़। अब ये क्या है? देखो, अगर इस आयत का हम परिमाप भी निकालेंगे, क्षेत्रफल भी निकालेंगे, सूत्र तो सीधा सा है, सभी याद है, लेकिन इनमें अंतर जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें ये नहीं पूछता कि इसमें परिमाप निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन जो वो दूसरे तरीके से पूछा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि क्वेश्चन मैंने पूछा, एक आयताकार खेत है और उस खेत के चारों तरफ हमें और फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है, ठीक है। तो तारबंदी का खर्चा क्या आएगा? कोई भी क्वेश्चन दे दिया मैंने कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि एक आयताकार खेत है और खेत के चारों तरफ तारबंदी करनी है, और तारबंदी करने में जो खर्चा आएगा, भाई 1 मीटर तार का खर्चा ये जैसे 10 रुपये दे दिया तो टोटल खर्चा कितना आएगा, इस प्रकार का प्रश्न। और एक क्वेश्चन ये दे दिया कि ये कोई खेत है आयताकार और इस खेत की करनी है हमें बुआई, इसकी बुआई करनी है, और बुआई करने के लिए खर्चा कोई भी 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे दिया, और कह रहा कि बताओ कुल खर्चा कितना हुआ। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, लेकिन दोनों में कहीं क्षेत्रफल और परिमाप की बात नहीं हुई।
अब देखो परिमाप क्या है, परिमाप कहाँ जरूरत पड़ती है। परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि कोई भी एक आकृति है और उसके चारों तरफ हम जैसे यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से चले और इसके चारों तरफ चक्कर लगा कर, एक चक्कर लगाने में भी जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वही इसका परिमाप है। तो किसी भी आकृति का परिमाप अगर निकालना हो तो उसके चारों तरफ, यानी जो जहाँ जहाँ वो आकृति डिजाइन की गई है उसी आकृति के ऊपर चलें और चलने पर जितनी दूरी हमें तय करनी पड़ती है वही उसका परिमाप होता है। जैसे मान लो कि ये तो चलो ये हो गया, जैसे ये कोई दे दिया हमें, इस प्रकार की कोई आकृति दे दी, ठीक है। अब इसका परिमाप बताओ क्या होगा। तो परिमाप क्या, कहाँ से चले हम, जैसे मान लो हम यहाँ से चले, ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ चले और यूँ चल करके ये चल करके फिर वापस यहाँ गए और फिर ये यूँ चले और वापस यहाँ गए, ठीक है। तो ये जो कितनी दूरी हमें तय करनी पड़ी चलने में, वो सारी दूरी का जो योग है वही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो परिमाप समझ में आ गया। क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जैसे ये खेत दे दिया तो इस खेत को, ये जो भीतर का जो भाग है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में जो दूरी तय करनी होगी वो कहलाएगा परिमाप। तो एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल तो फिर भी बात कर लेते हैं, लेकिन परिमाप के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन हमें ज़रूरी है कि वो चीज़ें ध्यान में हो। परिमाप और कब तो परिमाप की जरूरत पड़ती है और कब क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो क्षेत्र परिमाप का मतलब ये हो गया कि उसके चारों तरफ, जब भी उसके चारों तरफ की लंबाई का जो योग की बात की जाएगी तो परिमाप आएगा, और उस पूरे क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी तो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अभी आयत के अंदर ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। तो परिमाप तो सीधी सी बात है कि जितनी भी भुजा हैं उन सभी को जोड़ दो, सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप हो जाएगा। तो जैसे मैं, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो इसके लिए तो सीधा सा सूत्र है अपने पास, एल 2 गुणा एल प्लस बी, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि चारों भुजाओं का योग है वही इसका क्या है, परिमाप है। तो 2 इसमें एल होते हैं, यानी दोनों लंबाई आमने बराबर होती हैं, दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, तो 2 गुणा एल प्लस बी हमने लिख दिया। अब क्षेत्रफल जो है वो इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा इसका, वो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। परिमाप और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। एक इसी में बात आएगी विकिरण, विकिरण यानी चतुर्भुज, ये कोई भी चतुर्भुज हो तो उसके आमने सामने भुजा को, सॉरी आमने सामने के शीर्ष को अगर हम मिला दें तो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसका कहलाता है विकिरण, ठीक है। तो आयत के अंदर एक बात तो ये है कि दोनों विकिरण बराबर होंगे, आयत के जो विकिरण होते हैं वो समान होंगे, दोनों विकिरण समान होंगे। 2 विकिरण बनते हैं, एक तो एसी विकिरण बनेगा और एक बीडी विकिरण बनेगा, दोनों ही बराबर आएंगे। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आयत के जो विकिरण है वो समान होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में ये चीज़ें अपने काम में आएंगी। और एक चीज़ और है, मैं देखो इसको मिटाता हूँ अंदर से, एक जो आयत का जो विकिरण होता है वो आयत को चाहे तो ये विकिरण खींच लो और चाहे भी खींच लो, ठीक है, आयत को बराबर 2 भागों में बांटता है। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर आएंगे, ठीक है, दोनों विकिरण इसके बराबर होते हैं। और ये जो विकिरण है ना, इस विकिरण को निकालने के लिए विकिरण को हम डायगोनल डी से लिखते हैं, और ये जब निकाला जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे। ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा √L² प्लस B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो वो डी आ जाएगा, यानी विकिरण आ जाएगा, ठीक है। तो ये विकिरण हो गया। तो आयत के बारे में हमें 3 सूत्र पढ़े हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, विकिरण √L² प्लस B² हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। लिखें तो सारी चीज़ें इनको लिख लें और फिर एक एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने आयत शुरू किया है, आयत के अंदर पहले ये 500 चीज़ें पढ़ेंगे, ये चतुर्भुज में हम ये 500 चीज़ पढ़ेंगे। हमारे पास पहला आयत है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर बहुभुज पढ़ेंगे, फिर वर्त पढ़ेंगे, फिर 3D में जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब मैं करता हूँ इसके क्वेश्चन कुछ। तो देखो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद में इसके थोड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। देखो जैसे मान लो कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसके
चारों तरफ चार दीवारी का खर्चा ज्ञात करो, जबकि 1 मीटर दीवार का खर्चा 30 रुपये हो। ठीक है, तो ये कोई आयताकार खेत है और इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर दे रखी है। इसके चारों तरफ हमें चार दीवारी करनी है और उसका खर्चा निकालना है। तो सीधी सी बात है, चारों तरफ चार दीवारी करनी है, चारों तरफ चार दीवारी करना है, इसका मतलब उसका परिमाप निकालना है। खेत के चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है, चार दीवारी का मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना है, तो परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर खेत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो खेत का परिमाप तो हो गया, खेत का परिमाप हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणा एल प्लस बी। 2 गुणा एल का मान कितना, 40 और बी 30, 40 और 30 70, 70 को 2 से गुणा किया तो 140 मीटर। ठीक है, ये आ गया खेत का परिमाप। अब खर्चा पूछा है, तो खर्चा सीधी सी बात है, खर्चा कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, सॉरी 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर परिमाप है तो उसके मीटर में आएगी, मीटर सेंटीमीटर में आएगी उसकी इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल की स्क्वायर होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, उसका तो परिमाप की बात कर रहे हैं अपन। तो 1 मीटर दीवार का खर्चा कितना है, 30 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, दीवार कितनी मीटर होगी लंबी, 140 गुणा 30, 14 × 42 और 2 जीरो हैं, यानी 4200 रुपये उस खेत का खर्चा आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर इसी पर्सन में और ये पूछ लेता, ये तो इसके 4 दीवारें खर्चा हो गया, और इसी खेत में पूछ लेता, इसी पर्सन में पूछ लेता कि खेत की जुताई का खर्चा क्या होगा, 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात करो, खर्चा ज्ञात करो, जबकि 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च 50 रुपये। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, वही चीज़ हो गई यहाँ पर। भाई जुताई की बात कर रहा है, इसका मतलब पूरे खेत में काम किया जा रहा है, पूरे खेत में काम किया जा रहा है, इसका मतलब उसका क्या हुआ, क्षेत्र हो गया। भाई आयताकार खेत था ये, और उस पूरे खेत में क्या करना है, जुताई करनी है, इसका मतलब उस पूरे खेत में काम किया, पूरे क्षेत्र में काम किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया, खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल बी, और एल का मान कितना है 40 और बी का मान है 30, तो 4 × 12 यानी 1200 वर्ग मीटर हो गया इसका खेत का क्षेत्रफल। अब क्या पूछा है, जुताई का खर्चा पूछा है, जुताई का खर्च, तो वो कितना हो गया, 1 वर्ग मीटर के ऊपर खर्चा कितना है 50 रुपये, तो 1200 पर कितना हो जाएगा, मतलब 1200 गुणा 50 और 12 पंजू 60 और 3 जीरो ये हैं, 60,000 रुपये का खर्चा उस खेत की जुताई के लिए आएगा। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको परिमाप के आधार पर बता दिया, एक आपको क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब देखो आयत के अंदर ये चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये चूँकि अपनी स्टार्टिंग है तो हमें प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ से जब हम सीखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने शुरुआत की है। अब देखो आयताकार जैसे कोई खेत है, चाहे आपका मैदान हो, उसमें क्या होता है कि खेत आयत के अंदर, आयताकार खेत या आयताकार मैदान, आयताकार मैदान की बात कर लेता हूँ मैं, चलो आयताकार मैदान में रास्ता, ठीक है ना, रास्ता जिसमें बात करते हैं, देखो आयताकार खेत के मैदान में रास्ता, देखो 3 प्रकार की बातें बनती हैं। एक तो जैसे मान लो कि कोई खेत दे दिया, 3 प्रकार की कंडीशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये सॉरी आयताकार मैदान दे दिया और रास्ता दे दिया, जैसे मान लो इसकी लंबाई तो दे दी L और इसकी चौड़ाई दे दी B, और कह रहा है कि खेत इस मैदान के अंदर भीतर अंदर की तरफ है और एक रास्ता बना हुआ चारों तरफ है, और जिसकी चौड़ाई अपने को दे दी कि भाई इसकी चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक तो ये दे दिया। दूसरे में ये कह दिया कि एक आयताकार खेल का मैदान है और मैदान के चारों तरफ है, या कोई आयताकार पार्क है
और इस पार्क की लंबाई तो L है, चौड़ाई इसकी B है, और इसके चारों तरफ एक रास्ता सड़क बनी है, इसके चारों तरफ एक सड़क बनी है। तो इस सड़क का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। कह रहा है कि भी इस सड़क की जो चौड़ाई है वो दे दी y मीटर, तो इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो या इस सड़क का खर्चा ज्ञात करो, कितना आएगा बनने में, वो सारी बातें होंगी। फिर तीसरा जो प्रश्न बनता है, इसमें दो कंडीशन होंगी। तीसरी कंडीशन ये है कि खेत के बीचों बीच बात करेगा, या खेत हो चाहे मैदान हो, ठीक है, इसके बीचों बीच कह रहा है कि इसकी लंबाई के समानांतर रास्ता एक तो, और एक रास्ता है चौड़ाई के समानांतर, बीचों बीच, खेत के बीचों बीच एक रास्ता तो लंबाई के चौड़ाई के समानांतर हो गया, और एक रास्ता हो गया लंबाई के समानांतर। तो उस स्थिति में इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। आयताकारी है। अब यही चीज़ वर्गाकार खेत के मैदान में भी हो सकती है, ठीक है। तो आयत और वर्ग में दोनों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे करना है, तो सीधा सा तरीका अपना, हालांकि यहाँ पर हम फॉर्मूला बना के लिखें तो फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है। देखो सीधा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाते हैं। क्या करना है, सेकंडों में आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि ये रास्ता जो है खेत के अंदर से रास्ता अंदर वाला है, ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो आयत बन गए, एक तो बाहर वाला आयत बन गया और एक अंदर वाला आयत बन गया, ठीक है। तो रास्ता तो अंदर है, अंदर की तरफ है, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्षेत्रफल निकालना अपने को, ये क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि जो बड़े वाला जो आयत है बाहर वाला, उसमें से छोटे वाला आयत को जो अगर माइनस कर देंगे तो रास्ता तो बचेगा। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर काम में लेना है कि बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रास्ता बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ काम में आएगी, बड़े वाले आयत में से छोटे वाला आयत माइनस करेंगे। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अगर आयत रास्ता भीतर दे रखा है तो उस समय तो क्या होगा, भीतर की जो लंबाई आएगी वो अलग आएगी। देखो कैसे आएगी कि कितना चौड़ा दे रखा है, x मीटर दे रखा है ना, तो x दे रखा, तो x तो इस साइड होगा, x इस साइड होगा, तो भीतर की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल L थी, इसमें से 2x माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी भीतर की, वो हो जाएगी b माइनस 2x, ठीक है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर रास्ता दे रखा बाहर की तरफ, तो बाहर की लंबाई कितनी होगी, y इस साइड से बढ़ गई, y इस साइड से बढ़ गई, तो L प्लस 2y होगी, और भीतर की चौड़ाई कितनी होगी इसकी, वो कितनी होगी, b थी, y इस साइड बढ़ गई, y इस साइड बढ़ गई, तो ये कितनी हो टोटल y प्लस b प्लस 2y, ठीक है। और ये अपना तरीका अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। अब रास्ता अंदर की तरफ होगा, रास्ता बाहर की तरफ होगा, और एक रास्ता बीचों बीच होगा। तो देखो एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, अब ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें तो अपन सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क बनानी है। यदि 1 वर्ग मीटर सड़क का खर्च 100 रुपये हो तो कुल खर्च याद करो, कुल खर्च याद करो। देखो आयताकार पार्क है, ये अपना हो गया आयताकार पार्क, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर अपन अगर ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हम तुरंत इसको निकाल सकते हैं। देखो आयताकार पार्क, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, ठीक है।
और कह रहा है कि इसकी चारों तरफ सड़क बनानी है। ये सड़क बन गई अपनी चारों तरफ इसके, ठीक है। सड़क की लंबाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो 10 इस साइड से बढ़ा दो, 10 इस साइड से बढ़ा दो। वैसे चौड़ाई में भी 10 इस साइड से बढ़ा दो, 10 इस साइड से बढ़ा दो, तो इसकी लंबाई तो जाएगी टोटल, वो तो हो गई 70 मीटर, और इसकी चौड़ाई होगी टोटल, वो हो गई 60 मीटर, क्योंकि 40 तो ये थी भीतर वाली, और 10 सड़क समेत अगर माने तो 60 हो गई। 10 इस साइड बढ़ गई, 10 इस साइड बढ़ गई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ सीधा, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन निकालने हो तो कंपटीशन में तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला तो याद रखो बस, और सीधी वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो देखो सड़क का क्षेत्रफल क्या, सड़क तो ये है ना अपनी, ठीक है ना, ये सड़क है, तो इस सड़क के अंदर एक तो आयत बन गया बाहर वाला, तो बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत को माइनस करना, तो बाहर वाला आयत जो है इसका क्षेत्रफल निकालें, तो बाहर वाला जो आयत है उसकी लंबाई तो कितनी हो गई 70 और चौड़ाई हो गई 60, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी 70 गुणा 60 माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल, भीतर वाले आयत का क्षेत्रफल 50 गुणा 40, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है क्षेत्रफल, तो 50 गुणा 40, बस कर लो भाई। ये तो बाहर वाला आयत बन गया, बड़े वाला आयत, सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल आ गया ये तो, और ये सड़क रहित पार्क का क्षेत्रफल आ गया, तो सड़क सहित पार्क के क्षेत्रफल में से सड़क रहित पार्क का क्षेत्रफल घटा दो तो सड़क का क्षेत्रफल तो आएगा। तो ये जब हम स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं तब तो ये चीज़ें लिखते हैं पूरी पूरी की सड़क रहित पार्क का क्षेत्रफल, सड़क रहित पार्क का क्षेत्रफल, ये चीज़ें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में केवल हमें आंसर चाहिए, तो दिमाग में ये चीज़ें सेट कर लो कि यहाँ पर ये जो बाहर वाला आयत किससे बना है, सड़क मिला करके बना है, तो सड़क सहित इसकी लंबाई हो गई 10 इस साइड से बढ़ गई, 10 इस साइड बढ़ गई, तो 70 मीटर हो गई, चौड़ाई इसकी 60 मीटर हो गई, तो इस बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, अंदर वाले का ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देना है, ये तो हो गया अच्छा सा, तो 4200 वर्ग मीटर, और ये हो गया 4 5 20 2000 वर्ग मीटर, घटाएंगे तो 2200 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। अब दे रखा है प्रश्न में कि भाई 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, दे रखा है 100 रुपये, भाई सड़क जो बनानी है तो 1 वर्ग मीटर के ऊपर 100 रुपये खर्च आ रहे हैं, तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च होगा अपना 2200 को और 100 से गुणा कर दोगे तो गुणा 100 बराबर हो जाएगा 2200 क्या आगे 4 जन 2,20,000 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसके चारों तरफ अंदर की और चारों तरफ है 10 मीटर चौड़ी सड़क, अंदर की तरफ अंदर की तरफ अगर बनानी है, ठीक है। इसमें तो क्या लिखा है मैंने, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ बनानी है, ठीक है ना, और इसमें अंदर की तरफ बनानी है, भाई जब तब चारों तरफ बनानी है इसका मतलब तो बाहर की तरफ है, लेकिन जब नाम अंदर की तरफ दे देगा तो फिर अंदर की तरफ बनेगी, तो उस समय क्या करना है, देखो तरीका वही है, तो उस समय जो सड़क बनेगी उस सड़क का क्षेत्रफल क्या आएगा, अंदर की तरफ बना रहे इस बार, तो देखो ये बन गया अपना पार्क जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई दे रखी है 50 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, ठीक है, और इसके अंदर बनाना है, इस बार सड़क बनानी है अंदर, ये सड़क बन गई अंदर, ठीक है, ये सड़क बन गई, भीतर भीतर सड़क बनानी है। अब उसके बाद में जो है ना, उसके बाद में अपने को कह रहा है कि ये शेष जो बचता नहीं है फिर ये पार्क है पूरा, ठीक है। तो इस पार्क के अंदर हमें सड़क बनानी है, या सड़क कह दो या कोई ट्रैक कह दो, ट्रैक बनाना है, ठीक है। ये कितना चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है, प्रश्न में कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इस बार, 50 मीटर थी, 10 इस साइड से कम कर दो, 10 इस साइड से कम कर दो, तो कितनी आएगी ये 30 मीटर आएगी, यानी अंदर की तरफ बना रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई जो है वो घटेंगी, ठीक है ना, और अगर बाहर की तरफ बना रहे हैं तो सीधी सी बात है बाहर की तरफ तो ये लंबाई फिर बढ़ेगी तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ घट जाएंगे, तो अंदर की जो लंबाई वो तो होगी 30 मीटर और अंदर की चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी, 10 इस साइड से कम कर दो, 10 इस साइड से कम कर दो, तो 10 ये 20 कम करनी है 40 में से, तो 20 मीटर बच जाएगी। अब इस समय सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल वो कितना आ गया, क्या करेंगे, वही बाहर वाले में से और अंदर वाले को माइनस करेंगे, तो बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई कितनी है 50 गुणा 40
और माइनस अंदर वाली लंबाई चौड़ाई कितनी है 30 गुणा 20, तो ये तो कितनी होगी 2000, माइनस ये कितना हो गया 1200 और बराबर कितना हो गया 800 वर्ग मीटर। अब वही चीज़ है, खर्चा निकालना है तो 1 वर्ग मीटर का दे रखा 100 रुपये, 100 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना सड़क या रास्ता, जो भी सड़क बनानी है, रास्ता बनाना है या फिर कोई हमें ट्रैक बनाना है, मैदान के बाहर बनाना है या उसके अंदर की तरफ बनाना है। अगर बाहर की तरफ बनाना है तब तो ये अगर लंबाई अपने को दे रखे हैं और उस पार्क के बाहर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, पार्क के बाहर बनाना है तो दोनों साइड की लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड से ऐड हो जाएंगी, और अगर अंदर की तरफ बनाना है तो दोनों साइड से फिर घट जाएंगे। तो मेरे चार्ज समझ में आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कठिन है नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। वैसे 6ठी 7वीं क्लास में आते हैं पर्सन, तो आ गया वो समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी गलती होने की संभावना रहती है। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 20 मीटर हैं, खेत के पार्क के बीचों बीच, पार्क के बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है, सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले तो अपन चित्र बनाते हैं। इसमें देखो आयताकार पार्क है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही चीज़ की गलती होगी इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, और वही बात है, इसके लिए भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कितने याद रखेंगे। अपने को कंसेप्ट दिमाग में फिट करना है। देखो खेत के बीचों बीच, ये इसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। खेत के बीचों बीच लंबाई के समानांतर ये बन गई बीचों बीच एक सड़क बन गई, और चौड़ाई के समानांतर, ये चौड़ाई थी इसके समानांतर ये दूसरी सड़क बन गई, और इस पूरी सड़क का जो क्षेत्रफल है वो अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सोचना और कुछ नहीं करना ज़्यादा। क्या दे रखा है अपने को, सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ाई तो ये है और 2 मीटर चौड़ाई ये है। अब देखो एक बार हम ध्यान से देखें तो इस सड़क की लंबाई कितनी है, इसकी केवल इसकी बात करें तो इस सड़क की लंबाई 40 मीटर तो हुई भाई, जो आयत की लंबाई उतनी सड़क की लंबाई होगी। ठीक है, तो मैं अगर इस सड़क का क्षेत्रफल निकालूं तो ये भी क्या बन गया, अंदर की तरफ एक आयत नहीं बन गया क्या, ये एक आयत तो बन गया छोटा, जिसकी लंबाई तो 40 मीटर हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। भाई सड़क की बात करें तो सड़क भी तो एक आयत ही तो बन गई है। ठीक है, तो 2 मीटर तो इसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई होगी 40 मीटर। ठीक है, एक आयत तो ये बन गया। इसी प्रकार से एक आयत ये भी तो बन गया, चौड़ाई इसकी कितनी है, मतलब इस सड़क की जो लंबाई होगी वो इस चौड़ाई के चौड़ाई के बराबर होगी। चौड़ाई इसकी 20 है तो इसकी भी कितनी होगी 20 हो गई, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, तो ये भी एक आयत बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आयतों को जोड़ दो, एक तो ये आयत और एक ये आयत, दोनों जोड़ दो तो अब सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयत बना कैसे, ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो सड़क है ये भी एक आयत है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लंबाई भी है और ये इसमें चौड़ाई भी है, तो लंबाई तो इसकी कितनी होगी, लंबाई 40 होगी और इसकी चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है। इस सड़क की जो लंबाई है वो कितनी होगी 20 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर एक छोटा सा भाग है, ये भाग 2 बार ऐड हो रहा है, ये इसमें भी आ रहा है शामिल और ये इसमें भी आ रहा है, जबकि हमें तो क्षेत्रफल निकालना तो एक बार तो काम में आ सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब फिर इस छोटे से भाग को अपने को माइनस करना है। तो ये छोटा सा भाग कितना है 2 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर लंबा हो गया भाई, 2 मीटर इस साइड से और 2 मीटर ये, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया।
ये छोटा सा भाग जो है बीच में ये वर्ग बन गया। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों सड़कों को जोड़ करके और इसमें से ये वर्ग जो है इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा सड़क का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो एक तो ये बन गई, मैं नाम दे देता हूँ चलो इसको कि ये तो अपनी ए सड़क हो गई, ठीक है, ये अपनी बी सड़क हो गई और ये हो गई अपनी सी सड़क। ठीक है भैया, सी भाग हो गया, 3 भागों में बांट लेते हैं इसको, ये पूरा भाग है, ये ए भाग हो गया, ये पूरा भाग बी हो गया और ये सी भाग जो है, ये सी भाग क्या है, मतलब 2 बार शामिल हुआ है इसलिए माना इसको, क्यों, हमें एक ही बार लेना है। ठीक है, तो देखो ए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ए का क्षेत्रफल और प्लस बी का क्षेत्रफल, बी भाग का क्षेत्रफल और प्लस सी का माइनस सी का क्षेत्रफल, ये तो है बी का क्षेत्रफल और माइनस सी का क्षेत्रफल। सी का क्षेत्रफल क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि ये भाग क्या है 2 बार शामिल हो रहा है, इसलिए एक बार इसको माइनस कर रहे हैं, एक ही बार लेना अपने को, 2 बार शामिल हो रहा है, ये इस सड़क में भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये सी समझ में आ गया ना, सी है कहाँ, ये है सी भाग, ये जो भाग है ना ये कौन सा है, सी भाग है। ठीक है, तो देखो ए का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई इसकी कितनी है 40, चौड़ाई इसकी 20, तो 40 गुणा 20 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस बी कौन है, बी ये है, इसमें लंबाई कितनी हो गई 20 और चौड़ाई कितनी होगी 2 और माइनस ये सी भाग, सी भाग क्या है, इसमें लंबाई भी 2 है चौड़ाई भी 2 है, तो 2 गुणा 2, ये कितना हो गया 80, ये 40 और माइनस 4, ये 120, 80 प्लस 40 120 और माइनस 4 यानी कि 116 वर्ग मीटर। तो ये आ गया जो खेत के बीचों बीच जो सड़क बनी है उस सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा, 116 वर्ग मीटर आएगा। तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है अब बेसिक है, आगे वाले जो क्लासें होंगी उनके आधार भी हैं, क्योंकि इसमें हम ये छोटे छोटे पर्सन करेंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा हमारे जो छोटे छोटे सूत्र जो हैं ये आगे हमारे काम में आएंगे, वो सारे सूत्र हमारे बार बार प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये सारे सूत्र अपने याद हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में बहुत कम पूछ जाते हैं, लेकिन कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गलती होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, हम सीधा इन दोनों को जोड़ते हैं फिर ये बीच वाला भाग जो है ये घटाना भूल जाते हैं और हमें आंसर में भी ये चीज़ें सीधी दी मिलती हैं, 80 प्लस 40 120 मिलता है ऑप्शन में, तो अब तुरंत ये ऑप्शन 120 को टिक कर देते हैं, 116 को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 4 नहीं घटाते और हमारा आंसर वो एक क्वेश्चन जो वो एक ईजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमने आज सीखी हैं और मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।